नाज़रीन, इनन की खास पेशकश डॉक्टर ऑनलाइन में आप सभी का खैर मकदम है और आपको बताना चाहूँगी कि ये एक स्पेशल प्रोग्राम है जो कि पहले भी चलता था और हमने इसकी शुरुआत फिर से की है। स्पेशल जो लोगों ने डिमांड की है उसके चलते इस प्रोग्राम की शुरुआत हमने फिर से की है और इसी के चलते आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर के अरोड़ा, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन भी है। आपको ये भी बताना चाहूंगी कि डॉक्टर अरोड़ा को बहुत से अवार्ड से भी नवाजा गया है और साथ ही साथ नॉर्थ इंडिया के बेस्ट हेयर प्लांट सर्जन माने जाते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे प्रोग्राम में। कश्मीर के सभी न्यूज़ के विजिटर्स को मेरा अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि हेयर रिलेटेड इश्यूज हम पूरी दुनिया में देखते हैं, कश्मीर में भी इस तरह के जो हेयर रिलेटेड इश्यूज हैं, हेयर फॉल रिलेटेड इश्यूज हैं, वो भी हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आप अपने नाज़रीन को बताएं कि हेयर फॉल के पीछे जो वजह है वो क्या है? व्हाई डू वी लूज हेयर? हेयर का हमारे पर्सनैलिटी में बहुत रोल होता है। ये हमारी खूबसूरती में बहुत बड़ा योगदान देते हैं, हमारी यंग लुक में, पर्सनैलिटी में, अट्रैक्टिवनेस में, कॉन्फिडेंस में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और जब भी किसी इंसान को हेयर फॉल होता है तो उसके माइंड में डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स, लो स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल हेयर फॉल जैसे ही लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है, हमारी डाइट की हैबिट्स चेंज होती जा रही हैं, जंक फूड, मैं इसको बहुत सारे टॉपिक्स में डिवाइड करना चाहूँगा। हेयर फॉल का जेंट्स में मोस्ट कॉमन कॉज हेयर फॉल का मेल पैटर्न बाल्डनेस होता है, जिसे हम बोलते हैं खानदानी गंजापन। जैसे कि किसी इंसान की शक्ल उसके अपने माताजी की तरफ से और पिताजी की तरफ से मिलती है, उसी प्रकार बालों का पैटर्न भी उस इंसान में वैसा ही आएगा। अगर किसी की फैमिली में गंजेपन की हिस्ट्री है तो उस इंसान में गंजापन आना बिल्कुल नेचुरल है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि लाइफस्टाइल चेंज होने से, फूड की हैबिट्स चेंज होने से, मेंटल स्ट्रेस, टेंशन, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ने से ये हेयर फॉल जो कि 40-50 की उम्र में होना चाहिए, आजकल यंग बच्चों में 20 साल, 22 साल, 25 साल की लड़के भी गंजे होते जा रहे हैं। सो हेयर फॉल का मैं फिर इसको ब्रीफ करना चाहूंगा। कॉमन मेल पैटर्न बाल्डनेस, सेकंड हेयर की डिजीजेस, नंबर 3 डाइट में प्रॉपर ना होना, न्यूट्रिएंट्स की कमी, जंक फूड की जरूरत ज्यादा होना, नंबर 4 लाइफस्टाइल चेंजेस। ये चीजें मेन काज हैं जिससे हेयर फॉल होता है। आपसे बातचीत भी करेंगे। अगर आपके कोई भी सवालात हैं जो आप डॉक्टर से पूछना चाहें, डॉक्टर अरोड़ा इज हेयर, और आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, आपको नंबर भी फ्लैश हम लोग वहाँ कर रहे हैं, आप उस नंबर पे कॉल कीजिए और हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी बातचीत जो डॉक्टर साहब से कराई जाए। डॉक्टर साहब, गोइंग अहेड, आपने जिस तरह से बताया कि हेयर फॉल के पीछे बहुत से रीजंस होते हैं, डाइटरी इश्यूज होते हैं, हेरिडिटी होती है, और भी आपने बहुत से रीजंस बताए, तो इसके पीछे ट्रीटमेंट मोडालिटीज क्या क्या इन्वॉल्व रहती हैं? इसमें ट्रीटमेंट मोडालिटीज 2 टाइप के हम पेशेंट्स को डिवाइड करेंगे। नंबर 1 जिनका हेयर फॉल हो रहा है, नंबर 2 जिनका हेयर फॉल हो चुका है। जिनका हेयर फॉल हुआ है तो उसमें लाइन ऑफ मैनेजमेंट है कि उनको जो खुदा परमेश्वर अल्लाह की तरफ से बाल दिए गए हैं उनको बचाया जाए। उनको बचाने के तरीके हैं, जैसे कि मैं बता चुका हूं कि लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, खाने में अपने चेंजेस लाने पड़ेंगे, वो एक अलग टॉपिक है, वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 3 जो इसमें सबसे ज्यादा है कि कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि हेयर फॉल को रोकती हैं, हेयर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हेयर फॉल को रोकते हैं, और इसके बावजूद भी अब कुछ ऐसी ट्रीटमेंट आ गई हैं जैसे कि लेजर, जैसे कि PRP, जिससे हम अगर टाइम से इसको केयर करें तो हेयर फॉल को बहुत लेट तक, बहुत सालों तक, इवन डिकेड्स तक, 10-10, 20-20 साल तक लेट किया जा सकता है। दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जिनके बाल झड़ चुके हैं, जिनको गंजापन आ चुका है, जिनका सिर प्लेन हो चुका है या बहुत कम बाल बचे हैं, उनके पास जो मोस्ट मॉडर्न टेक्निक है वो है हेयर ट्रांसप्लांट, जिसमें कि हेयर ट्रांसप्लांट मीन्स बालों की खेती, जिसमें कि नए बाल गंजेपन वाली जगह पे लगाए जाते हैं और उन बालों की जड़ों में से नए बाल उग के आते हैं, नेचुरल बालों की तरह बढ़ते हैं, कटिंग होती है। सो ट्रीटमेंट मोडालिटीज हेयर फॉल वाले केसेस की और हेयर लॉस वाले केसेस की अलग अलग ट्रीटमेंट्स हैं। और सवाल यहाँ पे हमें एक व्यूअर ने भेजा है,
अगर किसी कोई कोई अगर कोई पेशेंट है या फिर किसी ने अगर बॉल्डनेस डेवलप कर ली है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट जो है उन्हें दिया जाए? जिनको बॉल्डनेस हो चुकी है, दुनिया में कोई ऐसा इलाज नहीं है जो कि उनके नए सिरे से बाल उगा सके। कोई तेल नहीं बना, कोई मेडिसिन नहीं है जो कि गंजे सिर के ऊपर बाल ला सके। उसके लिए जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो है हेयर ट्रांसप्लांट, जिसके बीच में सिर्फ पिछले वाले हिस्से से, डोनर एरिया से बालों की जड़ें लेके गंजेपन वाले एरिया में लगाई जाती हैं और जिनके बीच में से नए बाल उग कर आते हैं। एरिया आपने बोला, आपका मतलब है कि जो बॉल्ड इंसान होगा या जिसके बाल गिर चुके होंगे उसी के सर से ही बाल निकाल के और उसे ही ट्रांसप्लांट किया जाता है। इज दिस व्हाट यू मीन? हेयर ट्रांसप्लांट में कहीं से नए बाल नहीं लगाए जाते, उसी इंसान के सिर के पीछे वाले बाल जो हैं वहां से जड़ें निकालकर, और अगर वहां से जरूरत पूरी ना हो तो दाढ़ी वाले हिस्से से बालों की जड़ों को निकालकर या चेस्ट वाले जगह से बालों की जड़ों को निकालकर ट्रांसप्लांट किया जाता है। आपने ये चीज देखी होगी, जैसे कि मैं एक मॉडल में दिखाना चाहूंगा कि ये एक मॉडल है। गंजापन हमेशा टॉप पे आता है, इस एरिया में कभी गंजापन नहीं आता। ये परमानेंट जोन है। इस एरिया जो बालों की जड़ों को निकाल के सिर के ऊपर लगाया जाता है वो वाले बाल परमानेंट रहते हैं, लाइफ टाइम रहते हैं, वो बाल नहीं झड़ते। उनके जेनेटिक मेकअप ऐसा होता है कि वो लाइफ टाइम तक रहते हैं। हम अगर किसी बुजुर्ग आदमी को, उम्र दराज आदमी को भी देखें तो उनके सिर के ऊपर के बाल झड़े होते हैं और सिर के पीछे वाले बाल और कानों के ऊपर वाले बाल वो कभी भी नहीं झड़ते। तो सिर के पीछे वाले बाल और कानों के ऊपर वाले बाल लंबी उम्र के बाल हैं। हम लंबी उम्र वाले बालों को निकाल के सिर के ऊपर जहां गंजापन आ चुका है वहां लगाते हैं। जिस तरह से हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं, आप इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों को दे रहे हैं, व्हाट ऑल टेक्निक्स आर इन्वॉल्व? क्या क्या टेक्निक्स हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए? हेयर ट्रांसप्लांट की बेसिकली 3 टेक्निक्स हैं। पुरानी टेक्निक होती थी FUT। FUT के बीच में मैं फिर बताना चाहूंगा कि सिर के पिछले हिस्से में से बालों की पट्टी को काट लिया जाता था, बाकी स्किन को स्टिच कर दिया जाता था और ये जो बालों की पट्टी निकाल ली जाती थी उसके बीच में से बालों की जड़ों को अलग करके सिर के ऊपर लगाया जाता था। उस टेक्निक में सिर के पीछे टांके होते थे, वो ओल्ड टेक्निक है वो बहुत साल पहले चलती थी, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले। सन 2008 से नई टेक्निक आई जिसको हम बोलते हैं FUE टेक्निक। इसमें स्किन के ऊपर से बिना टांके से सिर्फ सुन करके एक एक जड़ को निकाल लिया जाता है और उसको सिर के ऊपर लगा दिया जाता है। ये जो मॉडर्न टेक्निक है इसमें कोई कट नहीं है, कोई चीरा नहीं है, कोई टांके नहीं है, कोई निशान नहीं है, कोई खून नहीं बहता। एक जड़ को स्किन के लेवल से निकाल के सिर के ऊपर गंजेपन वाली जगह पे लगाया जाता है। ये एग्जैक्टली धान की खेती की तरह है, जैसे हम एक जगह से धान को उखाड़ के या हॉर्टिकल्चर की तरह एक जगह से प्लांट को उखाड़ के दूसरी जगह लगाते हैं। इसी प्रकार सिर के पीछे से बालों की जड़ों को निकाल के गंजेपन वाली जगह पे लगाया जाता है। जी डॉक्टर साहब, बहुत से लोग होते हैं हु वांट टू गो फॉर ट्रांसप्लांट सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, लेकिन पेन के डर से कई दफ़ा वो अपना जो प्लान है वो चेंज कर देते, वो नहीं चूज करते टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ सर्जरी। तो पेन इन्वॉल्व कितनी दर्द इसमें होती है जब ये हेयर ट्रांसप्लांट आप करते हैं? जब पुराना टेक्निक था FUT, उसमें स्किन के पीछे, सिर के पीछे स्किन की पट्टी काटी जाती थी, टांके लगे थे, पेनफुल प्रोसीजर था। अब जो मॉडर्न टेक्निक है FUE, इसमें ज्यादा पेन नहीं है। हमने 4 मोडेलिटीज के द्वारा पेन को मिनिमाइज कर दिया है। हम सबसे पतली वाली निडल 31 नंबर निडल से अनस्थिसिया देते हैं और वो इंजेक्शन लगाने से पहले भी सिर के पिछले हिस्से में जहां से रूट्स निकालनी है वहां मेडिकल आइस लगाते हैं और वहां पे प्रीलॉक्स क्रीम लगाते हैं और इंजेक्शन लगाने का भी पता नहीं चलता। और साथ में वाइब्रेशंस यूज की जाती हैं। वाइब्रेटर करने से एनेस्थीसिया की दवाई एकदम फैल जाती है। क्लाइंट को सिर्फ एक ब्रीक कांटे जितने दर्द से ही सिर का पिछले हिस्से और आगे वाले हिस्से का एनेस्थीसिया हो जाता है। बाकी टाइम क्लाइंट बिल्कुल कंफर्टेबल रहते हैं।
ये लंबी सर्जरी है, बीच बीच ब्रेक भी दी जाती है और पेन ऑलमोस्ट ये पेन फ्री टेक्निक है और एब्सोल्युटली सेफ टेक्निक। जी डॉक्टर, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हेयर फॉल की वजह से काफ़ी उनका मोरल भी डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस उनका डाउन हो जाता है, उनके लिए एक राहत की सांस है ये। ये बताइए अपने दर्शकों की कितने दिन इन्वॉल्व होते हैं, और अगर ट्रांसप्लांट सर्जरी है, ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए कोई जाए तो कितने दिन ये प्रोसीजर जो होता है ये पूरा, फॉर हाउ मेनी डेज जिसको? परफेक्ट, बहुत मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा इसे कि हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर 1 डे प्रोसीजर है, जिनमें गंजापन ज्यादा है तो कई बार 2 दिन भी लगाने पड़ते हैं। क्लाइंट मॉर्निंग में आते हैं, उनका ब्लड टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्ट करने के बाद उनकी हेयर लाइन डिजाइन की जाती है, उनके बालों का स्टाइल डिसाइड किया जाता है कि वो फ्रंट लाइन कैसे चाहते हैं, वो वी लाइन लाइक करते हैं, यू लाइन लाइक करते हैं, या कैसा उनका स्टाइल पसंद का है। हेयर स्टाइल डिसाइड किया जाता है, हेड की ट्रिमिंग की जाती है, डोनर एरिया मार्क किया जाता है, उनकी ड्रेस चेंज करके ट्रांसप्लांट रूम में ले जाया जाता है और वही बड़े कंफर्टेबल टेबल पे वो लेटते हैं। और हमारे ऑपरेशन थिएटर बड़े मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड होते हैं, वहाँ पे म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, मूवीज चल रही हैं, बड़े कोजी रूम होता है और एनेस्थीसिया के बाद मशीन के जरिए 3 से लेकर 4 घंटे लगते हैं, जिससे हम सिर्फ पीछे से बालों की जड़ों को निकालते हैं। उन जड़ों को निकालने के बाद क्लाइंट को बाहर लेके आया जाता है, उनको लंच कराया जाता है, लंच कराने के बाद फिर वापस वो ट्रांसप्लांट रूम में जाते हैं। तो जो जड़ों को निकाला गया है, जिनको प्रिजर्व किया गया है, एक एक जड़ को हम सिर पे लगाना शुरू करते हैं। इसको लगाने में भी 4 से 5 घंटे लगते हैं। नो डाउट ये सर्जरी बहुत लंबी है, 8 से 10 घंटे लगते हैं और बीच बीच में ब्रेक है, टी ब्रेक, लंच ब्रेक, वॉशरूम जाना है और चाय लेनी है, कॉफी लेनी है, तो हर प्रकार से क्लाइंट को कंफर्टेबल ब्रेक भी दिए जाते हैं और ट्रांसप्लांट 1 दिन में हो जाता है। हाँ, अगर जिनका गंजापन ज्यादा है, सिर से पीछे बालों की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो गई, दूसरे दिन दाढ़ी के निचले हिस्से में से भी ग्राफ्ट लेके या छाती में से ग्राफ्ट लेके सिर के ऊपर लगाने पड़ते हैं। 1 या 2 दिन में प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। 3rd डे ड्रेसिंग निकलने के बाद क्लाइंट कैप डाल के अपनी सारी रूटीन नॉर्मल एक्टिविटीज को रिज्यूम कर सकता है और अपना नॉर्मल लाइफ, ऑफिस वर्क काम कर सकता है। 4-5 दिन के बाद उसकी सारी सिर के स्कैब बन जाते हैं। 10 दिन बाद सिर टोटल क्लियर हो जाता है। 10वें दिन तो पता ही नहीं चलता कि किसी ने ट्रांसप्लांट कराया है। सिर के ऊपर छोटे छोटे बालों की खेती नजर आती है और वक्त पड़ने पर 4-6 महीने में ये सारे बाल ग्रो कर जाते हैं। जी, जैसे आपने बताया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव योर क्लाइंट्स अ वेरी कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर, और अगर डोनर एरिया कम हो तो उस सिचुएशन में क्या किया जाता है? जिनका सिर के पीछे का डोनर एरिया कम है तो हम बाकी बॉडी रिजर्व्स, जैसे कि जेंट्स में दाढ़ी के निचले वाले हिस्से में से ग्राफ्ट ले लेते हैं और छाती से ग्राफ्ट लेके सिर को पूरी बार एक ही बार में पूरा कंप्लीट कर दिया जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी एक बिल्कुल सेफ सर्जरी है। ये बाकी सर्जरी से डिफर करती है। बाकी सर्जरी में जब क्लाइंट ने जाना होता है तो उसको डर होता है मेरे को एनेस्थीसिया लग मिलेगा। इस सर्जरी में सारा काम लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है। क्लाइंट अपना ब्रेकफास्ट करके आते हैं। इसमें जो काम भी किया जाता है स्किन के लेवल पे किया जाता है। कोई इसमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई स्कल को नहीं टच किया जाता। ये स्किन के लेवल की सर्जरी है और ये एब्सोल्युटली सेफ सर्जरी है। जो इसका मिनिमल साइड इफेक्ट वो ये है कि ट्रांसप्लांट से तीसरे दिन फेस के ऊपर या फोरहुड के ऊपर स्वेलिंग आती है, जो 1 या 2 दिन रहने के बाद ये खत्म हो जाती है। इसका कोई लॉन्ग टर्म बॉडी के ऊपर किसी प्रकार का कोई बैड इफेक्ट नहीं है। जी डॉक्टर साहब, आए दिन हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि उनकी जो फ्रंट लाइन है, हेयर फ्रंट लाइन इज नॉट, दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद इट, तो उन सिनेरियोज में क्या किया जाए? जिन लोगों की फ्रंट लाइन की रिसीडिंग है उनको बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए। फ्रंट लाइन रिपेयर के लिए एकदम जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ट्रांसप्लांट को डिले करना चाहिए। उन्हें सबसे पहले अपने जो मौजूदा बाल हैं, एग्जिस्टिंग हेयर हैं, इनको बचाने के मोडेलिटीज यूज करनी चाहिए। जैसे कि मैं बता चुका हूं, मेडिसिन, पीआरपी, लेजर और अलग अलग टाइप की जो और प्रोटोकॉल्स हैं
वो फॉलो करने चाहिए, ताकि जो जेनेटिकली हमें बाल मिले हुए हैं उनको बचाना जरूरी है। और जब उनका हेयर फॉल स्टेबलाइज हो जाए तब जाके फ्रंट लाइन की करेक्शन या फ्रंट लाइन को नीचे लाने का प्लान करना चाहिए। उससे पहले करना एडवाइजेबल नहीं है। अगर मान लीजिए जल्दबाजी में वो ट्रांसप्लांट फ्रंट लाइन का करवा लेते हैं और पीछे वाले बालों का झड़ना रुकता नहीं है, तो उनको ट्रांसप्लांट के वो डिजायर्ड रिजल्ट, तसल्ली वाले रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जी, अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि हमारा प्रोग्राम डॉक्टर ऑनलाइन जो है हर ट्यूसडे, हर मंगलवार जो है अपने दर्शकों तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे, और अलग अलग एक्सपर्ट्स को अलग अलग फील्ड से हम लोग इनवाइट करेंगे, और आपके जितने भी सवालात होंगे आप उनसे कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, गोइंग अहेड, जो भी ट्रांसप्लांटेड जो पेशेंट हैं जिनकी ट्रांसप्लांट सर्जरी हो चुके हैं, उन्हें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और उनके लिए कोई स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है? जिस इंसान ने ट्रांसप्लांट कराया है या नहीं कराया है, अगर किसी ने खूबसूरत दिखने का इरादा बना लिया है कि मैं हैंडसम दिखूं, मेरी पर्सनैलिटी बनी रहे, तो उनको बालों की केयर करनी पड़ेगी। ट्रांसप्लांटेड हेयर के लिए कोई स्पेशल किस्म की केयर की जरूरत नहीं है। जो उसके रूटीन के केयर हैं, स्पेशल टाइप की डाइट जिसमें हाई प्रोटीन हो, मिल्क हो, एग्स हो, फ्रेश वेजिटेबल्स हो, फ्रेश फ्रूट्स हो। कश्मीर में एप्पल्स और जो बादाम और अखरोट हैं जिनके बीच में फ्लेविनाइड्स होते हैं, अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन ई होता है, इन चीज़ों का कंजम्पशन करें, रेगुलेटेड मात्रा में लें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। सिर के ऊपर हॉट वाटर, ब्लोअर, केमिकल प्रोडक्ट्स, बैड शैम्पूज, कंडीशनर्स और ब्यूटी प्रोसीजर से बचें, क्योंकि ये प्रोसीजर बालों को जला देते हैं, खत्म कर देते हैं। हार्मफुल शैम्पूज बालों को नुकसान करते हैं। इन चीज़ों का स्पेशल ध्यान रखना बहुत जरूरी है, चाहे बाल ट्रांसप्लांटेड हैं या नहीं ट्रांसप्लांटेड हैं। इनको बचाने के लिए कुछ डेफिनेटिव बनाए हुए प्रोटोकॉल्स हैं जो क्लाइंट्स मेरे साथ कभी भी डिस्कस कर सकते हैं। हम उनको इस बारे में डायरेक्शन देंगे। जी डॉक्टर साहब, एक और बात आपने अभी मेंशन किया कि गर्म पानी का इस्तेमाल बालों पर नहीं किया जाए, लेकिन कश्मीर जैसे जहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड हालात रहते हैं, यहाँ पे इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू यूज़ कोल्ड वाटर टू वॉश योर हेयर। तो कितनी ही इफेक्ट कर सकता है, मतलब गर्म पानी से सर धोना? मैं जानता हूं कि कश्मीर में बहुत ठंड होती है, बर्फ पड़ती है। बॉडी के ऊपर गर्म पानी का प्रयोग कर सकते हैं, मगर हेड के ऊपर ल्यूक वार्म वाटर जिसका टेम्परेचर 50-40 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, टॉलरेबल होना चाहिए। हाई टेम्परेचर गर्म पानी बालों की रूट्स को डेड कर देता है, बालों को जला देता है और हेयर फॉल बहुत जल्दी होना शुरू हो जाता है। जी जी डॉक्टर साहब, बहुत से दर्शक आपको इस वक्त देख रहे हैं और आपसे आपकी आज कॉन्वर्सेशन को सुन के उनके लिए भी एक उम्मीद की किरण जगी होगी जो कि गंजेपन से जूझ रहे हैं। तो उन सब के लिए क्या मैसेज रहेगा और आपको किस तरह से ये लोग हैं अप्रोच कर सकते हैं? मेरा सेंटर लुधियाना पंजाब में है। मैं अपना हेल्पलाइन नंबर बता देता हूं। इंडिया का कोड +91 लगा के 99800 दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इंडिया का कोड 9 लगा के 9988091800, या दूसरा नंबर है कश्मीर का नंबर है 9596317875। दोबारा रिपीट कर रहा हूं 9596317875 पर अपने हेड के फोटो भेज सकते हैं। हम उसको कंप्यूटर पे एनलार्ज करेंगे और जो उनके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट होगा, मेडिकल ट्रीटमेंट, डाइटरी एडवाइस या बालों को बचाने की हिदायत जो भी होंगी, और क्या केमिकल प्रोडक्ट्स यूज करने हैं या नहीं करने, हम उनको हिदायतें बताएंगे। और जिनका हेयर फॉल हो गया है उनका हम डोनर एरिया असेस करके ट्रांसप्लांट के बारे में उनको सारी इंफॉर्मेशन देंगे, उनको रिजल्ट भेजेंगे, और उसके बाद उनकी तसल्ली होने के बाद हम उनको जो ANN न्यूज के व्यूअर्स हैं उनको डिस्काउंटेड प्राइस में ट्रांसप्लांट करेंगे। और सबसे बड़ी बात, वो जो उम्मीद लेकर आए हैं हम उनकी उम्मीद पे खरा उतरेंगे, और जो उम्मीद लेकर आए हैं पूरी डेंसिटी के साथ, प्रॉपर स्टाइल के साथ, प्रॉपर सेफ्टी रखते हुए, बिना किसी इन्फेक्शन के चांस के हम उनके बालों का ट्रांसप्लांट करेंगे ताकि वो
वापस यहाँ से खुशी खुशी जाएं और अपना बढ़िया जीवन व्यतीत करें। डॉक्टर साहब, आपने हेयर ट्रांसप्लांट के पूरे फील्ड में काला मुकाम हासिल किया है और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहूँगी, जो कि हमारे व्यूअर्स ने हमसे रिक्वेस्ट की आपसे पूछने के लिए, कि कोई एज लिमिट इन्वॉल्व होती है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए? हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी जब कोई इंसान एडल्ट हो चुका है, 20 साल 22 साल की उम्र से ही किया जा सकता है। हमने जो हाईएस्ट रिपोर्टेड हेयर ट्रांसप्लांट 76 ईयर ओल्ड पर्सन यानी कि 76 साल के आदमी का किया है। अगर कोई इंसान मेडिकली फिट है, कोई उसे हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज वगैरह कंट्रोल में है, तो इतनी एज तक भी हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, सिर्फ एक उस इंसान को मेडिकली फिट होना चाहिए और अगर कोई उसको मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो अंडर कंट्रोल होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरोड़ा हमसे बात करने के लिए, और उम्मीद है कि इसी मौजू के रिगार्डिंग हम आपसे फिर से बात करेंगे और आपको अपने प्रोग्राम पे भी इनवाइट करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर का ख्याल रखने के लिए और एएनएन के व्यूअर्स खास डिस्काउंट्स की आपने बात की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू वेरी मच।